Hello students, my name is Dr. Vivogna. Today I will teach you very important topic in Indian economy, that is agriculture industry and trade 1950 to 1990. इसमें मैं बच्चों को बताऊंगा लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स 1950 से 19 क्या लैंड रिफॉर्म हुआ और कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ और इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो जो हमने लैंड रिफॉर्म्स और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करा, हम जो पहला पॉइंट करवाने जा रहे हैं आपको, इसमें हम बताएंगे क्या लैंड रिफॉर्म में हमने क्या करा और क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हमने क्या किया। ठीक है ना, ये इसकी हेडिंग है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो हमने करा उस समय। इसका जो मेन मकसद था, इसका जो मेन मकसद इसका जो मेन मकसद था वो क्या था, टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत के जो एग्रीकल्चर है, खेती है, उसमें क्या करना, इनइक्वलिटी को दूर करना। ठीक है ना। तो हमने कहा लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है लैंड रिफॉर्म्स किसे कहते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहला पॉइंट हम सबसे पहले करें। नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है डिफाइन लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन है आपका और ये उसका आंसर है। आंसर में पहला पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म कैसे करा। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो हमने क्या करा, इंटरमीडिएट्स को हटा दिया, एवोल्यूशन कर दिया इंटरमीडिएट्स को। जो इंटरमीडिएट जो बीच के जो दल्ले थे उनको हमने खत्म कर दिया। मींस इंटरमीडिएट किसे कहते, दे आर नोन एज बेसिकली दे वर नोन एज जमींदार्स। उनको हम जमींदार कहा करते थे, दे वर नोन एज जमींदार्स। नाउ दे वर एबोलिस्ड, उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया गया। नाउ दे वर एबोलिस्ड। हमने सबसे पहले जो जमींदार जो थे उनको वहाँ से हटा दिया। जो जमींदार जो लोग थे वो उनको हमने क्या कर दिया, वहाँ से क्या कर एबोलिस्ट कर दिया। और हमने क्या करा, जब जमींदार, क्योंकि जमींदार जो थे वो किसानों का क्या करते थे, किसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और उनका सारा पैसा दे सक द ब्लड ऑफ द फार्मर्स, दे डोंट पे प्रॉपर मनी टू द फार्मर्स। ना प्रॉपर रेंट दिया करते थे और उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया करते थे। किनके साथ, किसानों के साथ। तो उन्होंने क्या करा, जमींदारी को, अब जमींदारी हट गया। दे वर नोन एज जमींदार्स एंड दे वर एबोलिस्ट। उनको हमने बिल्कुल क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब क्या हो गया, जब ये हट गए तो ऑनरशिप किसके पास आ गई, ऑनरशिप वर गिवन टू, ऑनरशिप राइट्स, जो ऑनरशिप जो राइट्स है, ऑनरशिप राइट्स, जो ऑनरशिप की राइट्स है वो हमें, वो किसको दे दी, वर गिवन टू द, वो हमने किसानों को दे दी। वर गिवन टू द एक्चुअली दो, या वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली, जो कि क्या करते हैं, जो हु एक्चुअली कल्टिवेटेड, जो कि कल्टिवेट करते हैं, हु एक्चुअली कल्टिवेटेड, जो कि कल्टिवेटेड करते हैं, जो कि असली में जो खेती करते हैं, कल्टिवेटेड करते हैं, और जो कि टिलर ऑफ द सॉइल है, और टिलर्स ऑफ द सॉइल है, जो कि टिलर ऑफ द सॉइल है। जमींदारी सिस्टम हटा दिया गया और हमने क्या करा, जो एक्चुअली जो कल्टिवेट करते थे और जो टिलर थे, हमने उनको पूरा राइट उनको दे दिया। ठीक है, ये हमने बताया एवोल्यूशन ऑफ द इंटर। इससे हुआ क्या, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय जमींदार्स। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जमींदार ने एक्सप्लॉयटेशन, जब जमींदारी से नहीं रहेंगे तो वो किसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, वो सब कुछ खत्म हो गया, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो गया। दूसरा बी पॉइंट से फ़ायदा ये हुआ, जब जमींदार सब लोग हट गए, इट गिव इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर्स, गिव इंसेंटिव्स, सारा इंसेंटिव किसको मिल गया, इंसेंटिव्स टू द कल्टिवेटर्स मिल गए, टू द कल्टिवेटर्स। हमने क्या कर दिया, इंसेंटिव दे दिया किसको, कल्टिवेटर्स को। पूरा क्या दे दिया हमने इसको, ये क्या कह दिया, गिव इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर्स को हमने क्या दे दिया, इंसेंटिव दे दिया। तो आपने देखा हमने क्या करा, जमींदारी सिस्टम हटा दिया। जब जमींदार सड़ गए तो हमने जो टिलर है, टिलर को पूरा राइट मिल गया, उसको अपनी ऑनरशिप मिल गई, उसको ज़्यादा पैसा मिलने लगा सरकार की तरफ से।
और वो मन लगा के काम करने लगे, दे कैन डू द वर्क प्रॉपरली। तो अभी मैंने आपको समझाया एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। नाउ सेकंड पॉइंट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो है, सेकंड पॉइंट है आपका सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीलिंग की स्पेलिंग बड़े ध्यान से लिखेगा, CEILING, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सीलिंग लगा दी। तो जब सीलिंग लगा दी उसके क्या, इससे क्या हुआ, टू प्रमोट द इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, टू प्रमोट इक्वलिटी in distribution of land, ceiling was imposed, सीलिंग हमने क्या कर दी, लगा दी। अब सीलिंग होता क्या है, व्हाट इज सीलिंग? तो इसके डेफिनेशन बड़े ध्यान समझेगा। इट मे बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इट मे बी डिफाइंड एज, सीलिंग किसे कहते हैं, सीलिंग may be defined as हम सीलिंग को क्या करेंगे, सीलिंग may be defined as maximum size of cultivable land, maximum size of cultivable land, maximum size of cultivable, जो हम क्या कर रहे हैं, maximum size of cultivable, VABLE, cultivable land that an individual or family could own, that an individual or family can own, ठीक है। मीन्स सीलिंग में भी डिफाइन एज मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, जो कल्टिवेबल लैंड है, डेट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन, जो कि इंडिविजुअल के पास जो मैक्सिमम लैंड है और जो फैमिली के पास है, डेट कैन ओन, वो अपने पास रखती है। और जो हमने क्या करा, जो सरप्लस लैंड है, द सरप्लस लैंड, जो सरप्लस लैंड बच गई है, ओवर एंड अबव द सीलिंग, जो सरप्लस लैंड बच गई है उसको क्या कर दिया हमने, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो फालतू की लैंड बच गई है, ओवर एंड अबव द सीलिंग जो लैंड बची है, उसका क्या करा, द सरप्लस लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग, उसका उन्होंने क्या करा, वाज रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और उसको उन्होंने क्या करा, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा, वह रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग स्मॉल होल्डर्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, उन्होंने क्या करा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग स्मॉल फार्मर्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर, जिनके पास लैंड नहीं है, और लैंडलेस फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने सीलिंग ज़्यादा लैंड बची हुई है उसको अपने पास रख दिया, बाकी जो लोगों के पास लैंड उनके पास रखी ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। और जो ओवर एंड अबव द सीलिंग लैंड है, जो लैंड ज़्यादा बड़ी है उसको उन्होंने अपने पास रखा और लैंडलेस लेबर को दे दिया और वो किसानों को दे दिया उन्होंने, ताकि वो खेती कर सके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स। ओके, तो ये दो मैंने पॉइंट समझा दिए, इसमें सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग बता दिया। अब आइए तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट ने करा क्या, थर्ड है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। थर्ड क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किसे कहते हैं, इससे क्या हुआ, तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब जिनके पास स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड है उनको क्या कर दिया, कंसोलिडेशन होता क्या है कि उनके जिनके पास छोटी छोटी लैंड है उनको एक बड़ी लैंड दे दी गवर्नमेंट ने, उनकी छोटी लैंड लेके उनको एक बड़ी लैंड दे दी, ताकि ज़्यादा बड़ी लैंड होगी उनके पास तो क्या होगा, दे विल डू द मोर प्रोडक्शन, मोर बिग लैंड they will do the more production, small fragmented land then they will not do the production।
तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या हुआ? इट इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट ए लैंड, इट इज ए प्रैक्टिस, इट इज ए प्रैक्टिस, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है। इट इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट ए लैंड, लैंड दे देना। इट इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट ए लैंड, लैंड दे देना। किसको दे देना? टू द फार्मर्स, टू द फार्मर्स एट वन प्लेस, एट वन प्लेस। इट्स ए प्रैक्टिस टू अलॉट ए लैंड, लैंड दे देना। किसको दे देना? टू द फार्मर्स एट वन प्लेस फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग, फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर, फॉर इज स्कैटर्ड होल्डिंग, होल्डिंग फॉर हिज scattered holding here and there। जो किसानों के पास ज़मीन छोटी छोटी पड़ी हुई हैं, जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, उसकी जगह पर उनको एक बड़ी लैंड दे देना, एक जगह पे लैंड दे देना। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? प्रोडक्शन विल बी मोर। इट्स, एक तो कॉस्ट विल बी लेस, कॉस्ट विल बी लेस एंड प्रोडक्शन विल बी मोर। प्रोडक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा एंड प्रोडक्शन विल बी मोर, विल बी मोर। ओके, प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अब आइए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट सरकार ने क्या? रेगुलेशन ऑफ रेंट लगा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब सबको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। गवर्नमेंट ने क्या करा? रेगुलेशन कर दिया, रेंट सबको क्या मिले? रेंट मिले। अब जब सरकार ने रेगुलेशन ऑफ रेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलेशन ऑफ रेंट से हुआ क्या? हुआ क्या कि जो एक्सेसिव, जो कल्टीवेटर जो लैंड कर रहे थे, उनको अब क्या प्रॉपर रेंट मिलेगा? उन्हें क्या मिलेगा? किसानों को अब क्या मिलेगा? प्रॉपर रेंट्स वर रेगुलेटेड। कल्टीवेटर्स विल गेट, कल्टीवेटर्स विल गेट प्रॉपर रेंट, विल गेट प्रॉपर रेंट। अब उन्हें क्या मिलेगा? प्रॉपर रेंट मिलेगा, है ना। जो कल्टीवेटर हैं उनको क्या मिलेगा? प्रॉपर रेंट मिलेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि दीज वर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, दीज वर नॉट एक्सीड, दीज वर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द क्रॉप, 1/3 ऑफ द क्रॉप। कल्टीवेटर्स विल गेट प्रॉपर रेंट, दीज वर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द लैंड। ठीक है। नाउ अब क्या हुआ? कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ। चौथा, पांचवा पॉइंट अब क्या हुआ? किसानों को रेंट भी मिल गया, सीलिंग ऑफ भी हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग भी हो गया। अब नाउ एक और पॉइंट है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने इसमें एक और पॉइंट लिखना है। इसमें लास्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है 3 और 4 मार्क का। कोऑपरेटिव, हम इसे कहेंगे कोऑपरेटिव, हम क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब ना कोऑपरेटिव फार्मिंग किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है? जब हम कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है, इसमें क्या होता है कि इसमें कई किसान आपस में मिल जाते हैं और वो फिर अपने हिसाब से, कई किसान जिसकी, किसी के पास लैंड होता है, किसी के पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, किसी के पास टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और फिर जाके मिलके एक कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं। तो इससे किसानों को भी फायदा है। ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग्स वाज प्रमोटेड, और कोऑपरेटिव फार्मिंग इससे लाए ताकि क्या हो? ताकि स्मॉल होल्डर्स को भी फायदा हो, सो दैट स्मॉल होल्डर्स विल गेट, स्मॉल होल्डर्स विल गेट बेनिफिटेड, विल गेट बेनिफिटेड। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में मैंने बता दिया, किसी के पास बेनिफिटेड, किसी के पास लैंड है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास सीड्स है, वो सब आपस में मिल गए। किसी ने कहा जी मैं लैंड दूंगा, ठीक है। किसी ने कहा जी मैं, वो किसानों ने अपनी 10-15 किसानों ने अपनी एक कमेटी बना ली और उससे कोऑपरेटिव फार्मिंग बना दी इस तरीके से। इसका एक बड़ा टॉपिक है, मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बाद में समझाऊंगा आपको पूरी डिटेल से। फिलहाल आपने इसको समझना है। सो डैट स्मॉल होल्डर्स विल गेट, इसमें क्या हुआ? स्मॉल होल्डर्स पावर, जो स्मॉल होल्डर्स हैं जिनके पास छोटी छोटी लैंड है, उनको भी क्या हो? फ़ायदा हो। और इससे क्या हुआ? द फार्मर्स कुड बाई इनपुट्स, द फार्मर्स could buy inputs at lower price, inputs at lower price। फार्मर्स को क्या होगा? क्या करें? वो could buy inputs at lower price
एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस, एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ, किस तरीके से लैंड रिफॉर्म हुआ, और मैंने स्टूडेंट्स को समझाया सीलिंग ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट के बाद मैंने बताया कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको बच्चे जरूर करें, और ये बोर्ड में आने की पूरी 100% उम्मीद है। यही आपके सिलेबस में CBSE बोर्ड की, इसको जरूर करिएगा, ये आने की पूरी उम्मीद है। 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है।